कहते हैं जी कैपिटल गेन क्या है? अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर। किसी भी टैक्स ईयर में किसी कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से जो गेन होगा उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये कल हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैश बेसिस पे हम गेन नहीं रिकॉर्ड करते, हम गेन रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। कैश मिला है या नहीं मिला, आपने एसेट जिस साल में बेचा उसी साल में आपने उसका गेन रिकॉर्ड करना। ये यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। अब आज देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एसेट्स। ये भी बल्कि कल देख लिया था। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं जी एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, उसका बिजनेस से कोई लिंक है या नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे? दिस इज कैपिटल एसेट। चाहे बिजनेस से लिंक करता है या नहीं करता। कहते हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो आपकी मलकियत में है दैट इज कैपिटल एसेट। इसमें डज नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल दैट आर हेल्ड फॉर बिजनेस। यानी IS2 में जो हमें इन्वेंट्री बताई है बेसिकली उसको कैपिटल स्टॉक में से, कैपिटल एसेट्स में से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको लेके जाएंगे बिजनेस इनकम में। दूसरे नंबर में कहता है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, यानी IS 16 एंड 38। लेकिन ये वो IS 16, 38 नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेक्शन 22, सेक्शन 24 ये हम जाके पढ़ेंगे जब इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे। तो जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अलाउड है, कहता है ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। कौन से एसेट्स है जिसपे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अलाउ होती है? आपके पास सबके पास मोबाइल है, क्या इसकी डेप्रिसिएशन आपको अलाउड है? कैसे? आपको कहाँ पे क्लेम कर रहे हो डेप्रिसिएशन? कहाँ पे यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू एन एक्सपेंस। वो जो एसेट कौन सा था? बिजनेस का एसेट। क्या ये मोबाइल आपका बिजनेस एसेट है? बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके पर्सनल एसेट्स हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन हमने कभी नहीं पढ़ी, कहीं नहीं पढ़ी। बिजनेस एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। जो बिजनेस के लिए एसेट्स यूज होते हैं उनकी कॉस्ट को हम सिस्टमैटिकली एक्सपेंस में अलाउ करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे हम एज पर टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कवानीन के तहत उस कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। लेकिन किस में? बिजनेस में जाकर। ये बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन तमाम एसेट्स की बात कर रहा है जिस पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है, उनको भी आप कैपिटल एसेट में नहीं लेंगे। पहले कहता है तमाम प्रॉपर्टीज को कैपिटल एसेट कहेंगे, फिर कहता है इसमें से मैं निकालता हूँ किसको? पहला स्टॉक को निकालता हूँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, जो मैं IS2 में पढ़ा हुआ है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, स्टोर्स एंड स्पेस। कहता है ये जो है ये कैपिटल एसेट नहीं है। अब कहता है जो बिजनेस एसेट्स हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है, नॉन करंट एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हो या अमोर्टाइजेशन ले रहे हो, ये भी कहता है कैपिटल एसेट नहीं है। लास्ट बात क्या कहता है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी घर उठाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, नहीं। कहता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपने जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है, अपने घर में जाके देखें आपके घर में क्या मूवेबल? बेड, सोफ़ा, कुर्सियाँ, मेज़, बर्तन, सबसे इम्पोर्टेंट ख़वातीन का जो ख़जाना होता है, बर्तन, पेटियाँ, अलमारियाँ, पंखे, AC, जो मूवेबल है, जिसको एक जगह दूसरे मूव कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाती नेचर के हैं। कहता है ये जो पर्सनल एसेट्स हैं इसको भी निकाल दो, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो तीन बातें निकाल देगा। तो तमाम प्रॉपर्टी को मैं कैपिटल एसेट कहता हूँ, एक्सेप्ट निकालना क्या है? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड और स्टोर स्पेस, यानी IS2 इन्वेंट्री को निकाल दो। फिर वो तमाम एसेट जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं जिस पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसको भी निकाल दो और पर्सनल एसेट्स को भी निकाल दो। लेकिन कहता है पर्सनल एसेट्स निकालते हुए ठहर जाओ, पूरा ध्यान करो। पर्सनल एसेट्स निकालते हुए आपने क्या नहीं निकालना?
सबमिट। कहता है पर्सनल एसेट्स निकालते हुए आपने ये वाले एसेट्स को नहीं निकालना, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये कैपिटल एसेट्स समझे जाएंगे। पेंटिंग अगर आपने घर में कोई लगाई हुई है, स्कल्पचर्स लगाए हुए हैं, ड्राइंग्स लगाई हुई है, ड्राइंग्स जो ख़वातीन की आमतौर पर ज्वेलरी होती है, मर्द हज़रात की भी ज्वेलरी होती है, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, बड़े ही रेयर किस्म के आपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, फोलियो हैं, कोई किताबें कोई उसकी वो फोलियो होते हैं जो उसके रेफरेंस नंबर होते हैं, कोई बुक्स हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स है, पुरानी स्टैम्प्स आपने एंटीक संभाल कर रखी है, फर्स्ट डे कवर किसी कारोबार का, कॉइन्स जो पुराने सिक्के होते हैं, पाकिस्तान में 5-10 होता था, मेडेलियंस यानी कोई मेडल्स मिले हुए हैं, कोई एंटीक्स मिले हुए हैं। कहते हैं ये जो पर्सनल एसेट्स है ना, इनको नहीं निकालना, ठीक है जी। एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स मेंशन अंडर दिस सेक्शन, तमाम पर्सनल एसेट्स निकाल दो लेकिन ये नहीं निकालना। सोफा, बेड, कुर्सी, टेबल, घड़ी, एसी सब निकल गया, मोबाइल निकल गया, लेकिन ये एसेट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अब कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन क्या हुई? तमाम एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री, अदर देन बिजनेस एसेट्स जिसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो, अदर देन पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स में आगे फर्दर एक्सेप्शन देता है, कहता है पर्सनल एसेट्स में ये नहीं निकालना, ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं। एग्रीड? ये चैप्टर 10 में तो नहीं है। ये चैप्टर 10 में तो 9 चैप्टर 9 है जी, चैप्टर 9 कैपिटल गेन्स के नाम से, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा जी, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स आर, ये नीचे उसने कोई कैपिटल एसेट्स एग्जांपल दिए जो आपके पेपर में नजर आएंगे। शेयर्स हैं, राइट है, बोनस है, मुदारबा, ब्ला 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 ब्ला। अब आगे पढ़ते हैं जी। आज का लेसन है हमारा, ये तो हमने लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया। आज का लेक्चर है कंप्यूटेशन ऑफ गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स पे गेन या लॉस कैसे निकालते हैं? कहते हैं फॉर्मूला है A माइनस बी, बड़ा मुश्किल फार्मूला, आपको कभी नहीं याद होगा। ए क्या है? कंसिडरेशन रिसीव्ड, आपने कैपिटल एसेट बेचा, लेट्स सपोज, गेन कैसे निकलेगा? आपने कैपिटल एसेट बेचा 900 का, लेट्स सपोज, विच इज ए। कहता है जी ए क्या है? कंसिडरेशन रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। एसेट को जब आपने अपने कारोबार से निकाला, अपनी ज़िंदगी से निकाला, तो आपको 900 रुपीज़ मिले। बी इज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट, जब आपने ख़रीदा था माइनस बी, वो आपने 600 रुपये का ख़रीदा था। व्हाट इज़ गेन? 300। तो गेन इसको कहते हैं ना, ज़्यादा वैल्यू पे बेचा, कम वैल्यू पे ख़रीदा था, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ गेन। यही फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ। कहता है गेन इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम। ओके, कहता है ये जो गेन है ये टैक्सेबल है अंडर एनटीआर। कहता है फर्दर 100% गेन विल बी टैक्सेबल इवन इफ कैपिटल एसेट हैज बीन हेल्ड बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 ईयर। ये पॉइंट अभी हम इसको समझते हैं, इसको फिलहाल मैं पेंडिंग लिख रहा हूँ ताकि बाकी पॉइंट्स पढ़ लें, फिर इसकी समझ आएगी। अब आगे आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड। कॉस्ट क्या है? ये जो आपने अभी लिखा है ना 600, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। कहता कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, इसमें नहीं शामिल करना। क्या? नंबर 1 क्या नहीं शामिल करना जी? कहता हमने आपको कॉस्ट में शामिल करने देंगे एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ पर्सन, जो आपने खर्चा किया, दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अर्न्ड अंडर एनी अदर हेड। जैसे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें हमें रिपेयर्स का खर्चा था, रिपेयर्स का एक्सपेंस आता था। कहता रिपेयर्स चूँकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंस अलाउ हो गया, अब आप उसको यहाँ पे एक्सपेंस नहीं अलाउ कर सकते। दूसरे नंबर पे कहता है जैसे लीगल चार्जेस हैं, आपने एक वकील किया हुआ, आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स है, टैक्स के मैटर्स के लिए, लीगल मैटर्स के लिए वकील किया हुआ, उस वकील को जो पैसे दिए ये भी खर्चा हमारा माइनस हो चुका है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे हम उसको डबल क्लेम नहीं कर सकते। तो कहता तमाम वो खर्चे जो किसी और हेड ऑफ इनकम में आपके एज एन एक्सपेंस अलाउड है, एज ए डिडक्शन अलाउड है, उसको आप कैपिटल एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे कहता है एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस।
अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, सिमिलर इज नॉट अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जो खर्चा आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिसअलाउ होगा, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके पढ़ेंगे, वो यहाँ पे भी डिसअलाउड है। अभी हम इसको फिलहाल इसी तरह समझ लेते हैं कि बिजनेस के खर्चे जो टैक्स अथॉरिटीज नहीं अलाउ करती वो यहाँ पे भी अलाउड नहीं होंगे। 3 तरह के एसेट्स हैं जी। हम कैपिटल एसेट्स की 3 कैटेगरीज बनाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड एग्जाम। आते हैं जी, देखते हैं जी। डिडक्शन ऑफ लॉसेस, अभी इसको समझाता हूँ। ये जो टेबल था, डिडक्शन ऑफ लॉसेस, द लॉस अराइज ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन शैल बी कंप्यूटेड। लो जी, बड़ा मुश्किल फार्मूला बता दिया, ए माइनस बी। अब ए क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ एन एसेट। लेट्स सपोज आपका एसेट जो था वो था 1100 का, इट्स द कॉस्ट, माइनस इसमें से करेंगे, लेट्स सपोज आपने बेचा 900 रुपये का, ये क्या है? सेल प्रोसीड मिल गई आपको, तो लॉस कितना हो गया? 200 का लॉस हो गया। ये फार्मूला बताया हुआ है, वेरी डिफिकल्ट फार्मूला, यू कैन नॉट रिमेंबर, नहीं याद रहेगा। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आगे अब एग्जाम के नंबर शुरू हो गए। कहते लॉस सस्टेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एन अदर कैपिटल एसेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द गेन, कैपिटल गेन। आपने 10 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए, 2 कंपनीज के शेयर्स के ऊपर आपको लॉस हो गया, 8 कंपनीज के शेयर्स के ऊपर गेन हुआ। तो कहता है ये 2 के ऊपर लॉस हुआ है ना, इसको 8 के गेन में से माइनस कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। कहता लॉस सस्टेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एन अदर कैपिटल एसेट, किसी और कैपिटल एसेट का लॉस हो, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन, उसको कैपिटल गेन से जो भी टोटल गेन आ रहा है उसमें से माइनस कर सकते हैं। कहता है टाइप 1 कैपिटल एसेट्स क्या है? ये कैटेगरीज पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से बनाई गई है। कहता है सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी। कहता है कैपिटल एसेट क्या? तमाम कंपनीज की सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आएगा? शेयर्स, राइट, बोनस, और क्या आएगा? अदर सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, लेट्स सपोज। कहता है तमाम सिक्योरिटीज जो है वो टाइप 1 एसेट्स हैं, लेकिन इसमें से माइनस क्या कर देना? जो सिक्योरिटीज ऑफ लिस्ट पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज को इसमें से माइनस कर दो। पीछे क्या रह गया? प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर जो गेन लॉस होगा उसको हम कहेंगे ये कैपिटल एसेट्स कौन से? टाइप 1। इस गेन लॉस को हमने नॉर्मल टैक्स रेजिम NTR इनकम में शामिल कर देना, और जो भी टेबल 1 टेबल 2 हमने रेट्स पढ़े थे सैलिड नॉन सैलिड वाले, वो वाले रेट अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है शेयर्स ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म। आप किसी पार्टनरशिप फर्म में मेंबर है, 10% आपके पास शेयर होल्डिंग है। जब आपने शेयर्स खरीदे से आपने बाई किया, 10% शेयर आपने बाई किया ₹4,500 मिलियन, फिर आपने सेल कर दिया अपना शेयर, 10% शेयर आपने सेल कर दिया और कारोबार से बाहर आ गए, आपने लिया 900 मिलियन, तो कितना गेन होगा? 400 मिलियन। तो ये भी क्या है? कैपिटल गेन। ठीक है, तो 2 तरह के गेन उसने बता दिए कि आपने कैपिटल एसेट्स कौन से लेने? टाइप 1 कैपिटल एसेट, इनसे अगर इनकम होगी तो टैक्सेबल, और इनमें अगर लॉस होगा तो उस लॉस को डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाएगा। यानी इन एसेट्स की इनकम टैक्सेबल इनकम, इन एसेट्स का लॉस अलाउड एज डिडक्शन। सर ये बताने की जरूरत क्या है? ऊपर उसने बता तो दिया कि लॉस सस्टेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अनदर कैपिटल एसेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे चलें। क्या कहता है? कहता है नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। कहता है ये जो नीचे मैंने कैपिटल एसेट्स बताए हैं इसके ऊपर जो लॉस होगा ना वो अलाउड नहीं है। फिर क्या होगा? कहता है गेन ऑन बिलो एसेट्स इज टैक्सेबल बट नो लॉस इज नॉट अलाउड। तो इसको हमने कह दिया, इसकी कैटेगरी बना दी है टाइप 2 कैपिटल एसेट्स है। ये अपने पास से बनाई गई है ताकि पेपर में आसानी हो। ये कौन से एसेट्स हैं जिसपे गेन तो अलाउड है, गेन के ऊपर टैक्स पे करोगे, लेकिन लॉस को माइनस करने की परमिशन नहीं है।
ये है जी ये वाले एसेट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो पूरी एक लिस्ट है इसके बारे में कहता है इसकी इनकम जो है ये टैक्सेबल है, लेकिन इसकी जो लॉसेज है नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब हमने अपने कैपिटल एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरीज कौन सी है, कैटेगरी 1 में या टाइप 1 में वो तमाम कैपिटल एसेट्स जिनके ऊपर हमें लॉस हो तो डिडक्शन के तौर पर अलाउड है, और दूसरी टाइप कौन सी जिस पे लॉस और डिडक्शन के तौर पर अलाउड नहीं है, यानी इनके ऊपर डिडक्शन अलाउड नहीं है। और अलाउड किस पे है, अब देखते हैं किस पे अलाउड है। हमें अलाउड है जी प्राइवेट कंपनीज पे। सर जो अपने भी ये छोटी सी हेलो बोलिए बेटा। सर अभी आपने छोटी सी वो बाय 10% शेयर और इसकी जो आपने मैथमेटिक्स की है ये प्लीज रिपीट कीजिएगा जी, समझ नहीं लगी, स्क्रीन ब्रेक हो गई थी। किसी पार्टी से फॉर्म में बेटा 10% शेयर खरीदा 500 मिलियन का, और कुछ अरसे के बाद वो सेल कर दिया, वही 10% जो आपकी शेयर होल्डिंग थी या पार्टनरशिप में शेयर था वो सेल कर दिया 900 मिलियन का, तो 400 मिलियन का आपको गेन हो गया ना, तो दिस गेन इज टैक्सेबल। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके शुक्रिया। वेलकम। ओके सर, ओके शुक्रिया। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। अब देखते हैं जी ये जो कैपिटल एसेट्स हैं टाइप 1 के लिए कौन से, अभी आपने कहा ना कि प्राइवेट कंपनीज हैं और शेयर ऑफ फर्म है। अब देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज सेइंग प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है यहाँ पे, यानी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में है। अभी देखते हैं, ये देखें कहता है व्हाट इज मीन बाय पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर लिए हुए हैं तो उस कंपनी को क्या कहेंगे, दिस इज पब्लिक कंपनी। यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी भी कंपनी का, तो दिस कंपनी इज, इसको हम कहेंगे ये अब बन गई है पब्लिक कंपनी। क्यों, क्योंकि इसके 50% ज़्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। तो अब ये पब्लिक कंपनी है, तो इसका मतलब है ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। वो तमाम कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं होंगी वो प्राइवेट कंपनी है। तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है? अगर ये प्राइवेट कंपनी भी होगी तो हम इसको प्राइवेट कंपनी नहीं कहेंगे। प्राइवेट कंपनी तो होगी SECP के मुताबिक ना, लेकिन टैक्स के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, किसी भी कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो टैक्स की नज़र से देखेंगे तो टैक्स कहता है मेरे मुताबिक ये क्या है, दिस इज पब्लिक कंपनी। अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ये हमारी इस कैटेगरी से आउट है, इस कैटेगरी से आउट है। क्यों? इसको हमने कहना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लेके जाना, इसके रेट्स अलग है, सेपरेट रेट्स हैं इसके, इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। इसके ऊपर भी गेन है, टैक्सेबल है, लेकिन इसके रेट्स अलग हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है, और देखें पब्लिक कंपनी में और कौन आएगा, अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। पाकिस्तान में एक कंपनी है, उसके 50% ज़्यादा शेयर्स अफगानिस्तान के पास हैं, इंडिया के पास है, चाइना के पास है, सऊदी अरबिया के पास है, UAE के पास है, किसी दूसरी कंट्री के पास, उसकी जो गवर्नमेंट है उसके पास हमारे यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर्स, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी। यानी ये सिचुएशन देखिए, दिस इज द सिचुएशन, सिर्फ इतना हिस्सा देखिएगा। अगर इसके बाद 50%, 51%, एक्सीडिंग 50%, अगर ये पाकिस्तान की कंपनी है AXY कंपनी, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, अगर उसके 50% ज़्यादा शेयर्स किसी गवर्नमेंट ने, किसी दूसरी कंट्री गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इसको क्या कहेंगे, दिस इज
पब्लिक कंपनी। ये आधी बात है। दूसरी बात क्या है, कहता है और आ फॉरेन कंपनी, या किसी फॉरेन कंपनी ने 50% ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन वो जो फॉरेन कंपनियां ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये देखिए, कहता है जी ये फॉरेन कंपनी है, इसने, ये पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, इसके 50% ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं, प्लस इसके 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है किसी दूसरी कंट्री की। तो इस कंपनी को भी क्या कहेंगे, ये भी क्या है, पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। तो दो सिचुएशंस आ गई, दोबारा देखिएगा। कहता है कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। ये ABC कंपनी है, इन कंपनी के शेयर्स दुबई की गवर्नमेंट के पास है 50% ज़्यादा, तो हम इस कंपनी को क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए दिस इज पब्लिक कंपनी। दूसरी ऑप्शन, ये ABC कंपनी है, मैं XYZ कंपनी हूँ, मेरे पास इनके 60% शेयर्स हैं, 55% शेयर्स हैं, लेकिन मेरे सारे के सारे शेयर्स दुबई की गवर्नमेंट के पास हैं, तब भी ये कंपनी को क्या कहेंगे, दिस इज पब्लिक कंपनी। तो दो तरीके हो गए ना, एक गवर्नमेंट ऑफ दुबई की इनडायरेक्ट ऑनरशिप है और एक डायरेक्ट ऑनरशिप है। तो दोनों केसेस में इस कंपनी को हम क्या कहेंगे कि क्या है, पब्लिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे लिस्टेड है, चाहे अनलिस्टेड है। हमें इससे गर्ज नहीं है, हम तो उसके ऑनरशिप के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। टैक्स कहता है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी नज़र से देखोगे तो पब्लिक कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो इसके टैक्स रेट्स अलग हैं, इसको हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्स करेंगे। सर अगर 30% पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास और 20% फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, 50% या तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास होंगे या फॉरेन, अलग अलग नहीं होंगे। अगर उससे कम है तो फिर हम उसको पब्लिक कंपनी नहीं कहेंगे, वो तो जॉइंटली ओन कंपनी होगी, ना उनकी है ना हमारी, ठीक है, किसी एक कंट्री का स्टेक ही नहीं है। अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर। पहली बात कि किसी भी टैक्स ईयर में किसी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए, ट्रेड होने का मतलब बस नो, ट्रेड होने का मतलब है बाय एंड सेल, खरीदे गए और बेचे गए। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे किसी कंपनी के शेयर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, नंबर 1, एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। तो दो कंडीशंस आ गई, एक तो उसकी ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडिंग होनी चाहिए, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, प्लस एट ईयर एंड वो लिस्टेड ही रहनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो हम कहेंगे ये पब्लिक कंपनी है। लेकिन अगर पूरे साल में ट्रेडिंग ही नहीं हुई लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हम उसको पब्लिक कंपनी नहीं कहेंगे। पूरे साल में ट्रेडिंग होती रही, साल के आखिरी दिन वो लिस्टेड नहीं रही, उसने अपने आप को अनलिस्टेड करा लिया, तो भी ये पब्लिक कंपनी नहीं है। तो पब्लिक कंपनी बनने के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो ट्रेडिंग हो ड्यूरिंग द ईयर, चाहे एक दफ़ा शेयर खरीदा बेचा गया, ट्रेडिंग तो हो गई ना, और दूसरी बात साल के आखिरी दिन वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो हम उसको कहेंगे दिस इज पब्लिक कंपनी। और इस तरह की कंपनीज की टैक्सेशन कहाँ पे होगी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो नॉर्मल टैक्स रिजीम उसको अपनी इनकम में शामिल करो, और जो आप नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करते तो वही रेट अप्लाई होंगे, लेकिन इन कंपनीज की टैक्सेशन इज सेपरेट, उसको हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं। सीखेंगे इसी चैप्टर में इंशाल्लाह। आखिरी बात कहता है आ यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट अंडर द ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो समझ लें कि ये भी एक टाइप ऑफ एंटिटी है जो इस लॉ के तहत बनती है, और उसको अगर कंपनी का स्टेटस मिला हुआ तो हम कहेंगे ये भी पब्लिक कंपनी है। तो इसमें कहीं पर उसने अनलिस्टेड कंपनी की बात नहीं की, ठीक है। तो मैं इसको अगर मुख्तसर करूँ कि ये सारी पब्लिक कंपनीज हैं, तो प्राइवेट कंपनीज कौन सी होंगी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, दीज आर द प्राइवेट कंपनीज। तो इन कंपनीज की जो टैक्सेशन है वो नॉर्मल टैक्स रेजीम है, यहाँ पे लिख देता हूँ NTR नॉर्मल टैक्स रेजीम, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज हैं उसकी टैक्सेशन क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इस पर सेपरेट रेट्स अप्लाई होंगे, नॉर्मल रेट्स अप्लाई नहीं होंगे। तो कल आपने मुझे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सुनानी है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होगी, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। चलें जब इसको समझते हैं डेफिनेशन को न्यूमेरिकल से। टैक्स न्यूमेरिकल के बगैर अच्छी तरह से समझ नहीं आता। ए पॉइंट बताइए जी, क्या ये प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है?
क्या है जी, पक्की बात है, पीसी लिख दूं, पर कॉन्टिनेंट पब्लिक कंपनी, पीसी, ओहो ये लीजिए पब्लिक कंपनी। ओके, दूसरी बताइए। ओन्ड का मतलब है फुली ओन्ड। ओन्ड का मतलब होता है जब ओन्ड लिख दिया तो 100% पूरी मलकियत है, जब कम मलकियत होगी तो बताएंगे। तो फुली ओन्ड है तो बताइए पब्लिक कंपनी, यस पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट बताइए, क्यों, यस फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। आगे देखें, फॉरेन गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, फुली ऑन्ड है तो पब्लिक कंपनी, 50% से ज्यादा भी होते तो पब्लिक कंपनी की थी। आगे देखिए, एडीएस फॉरेन कंपनी है, ओ 75% ऑफ एचजीएस कंपनी। अब एचजीएस कंपनी का 75% एक फॉरेन कंपनी के पास है, वाइल एडीएस ये जो फॉरेन कंपनी है ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ चाइना, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट देखिएगा, क्यों, वेरी गुड, दिस इज द प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी। तो इन दोनों की टैक्सेशन क्या होगी, नॉर्मल टैक्स रेजीम। जिस तरह हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते थे उसके बाद रेट अप्लाई करते थे, लेकिन इनकी टैक्सेशन कैसे होगी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। क्लियर है जी। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये होमवर्क में भी देना चाहिए ऐसा एक सवाल नहीं, ठीक है। ओके जी, दूसरा पॉइंट भी हमने समझ लिया, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ दीज एसेट्स, जिसको हम टाइप 2 एसेट्स कह रहे हैं। इसका गेन टैक्सेबल लेकिन लॉस टैक्सेबल नहीं है। आगे चलते हैं, तीसरी टाइप कहते हैं नो लॉस शैल बी डिडक्टेड, लॉस आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, ऑन डिस्पोजल ऑफ, किसका, डिस्पोजल ऑफ व्हाट, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, वेयर अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सच एसेट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये किसकी बात कर रहा है, तो ये एग्जाम्प्ट कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है। एग्जाम्प्ट कैपिटल एसेट्स का ना तो गेन टैक्सेबल है, अगर गेन टैक्सेबल नहीं है तो उसका एक्सपेंस भी अलाउड नहीं, उसके डिडक्शंस भी अलाउड नहीं है, उसका लॉस भी अलाउड नहीं है। जाहिर है जब इनकम नहीं लिख रहे तो एक्सपेंस कहाँ से लिखेंगे, एक्सपेंस तो तब होगा जब इनकम टैक्सेबल है तो उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो टैक्स। अगर इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो अगर उसका एक्सपेंस आ जाएगा तो इग्नोर, उसको कुछ नहीं करना, उसको वो अलाउड नहीं है। इसको हम कहते हैं दिस इज टाइप 3 एसेट्स। नो लॉस शैल बी डिडक्टेड ऑन डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट विद गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ सच एसेट वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। तो 3 तरह के हमने एसेट्स बना लिए। एक कैपिटल एसेट्स वो हैं जिसमें नॉर्मल टैक्स लगेगा, एक कैपिटल एसेट्स वो हैं जिसपे सेपरेट ब्लॉक, और एक कैपिटल एसेट्स वो हैं जो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और एक कैपिटल एसेट वो हैं जिसके ऊपर गेन होगा तो टैक्स देंगे, लॉस होगा तो अलाउड नहीं है। वो कौन से, वो एक लिस्ट बता दी गई है कि ये लिस्ट है। अगर इस सेक्शन की समरी देखें तो ये 3 हमने टाइप्स बनाई, प्राइवेट कंपनी, और इसको कह सकते हो पब्लिक अनलिस्टेड। इसकी इनकम होगी तो टैक्सेबल एनटीआर, और इसका लॉस होगा तो अलाउड एज डिडक्शन। दूसरा क्या है, पेंटिंग शेडिंग, इनकम तो टैक्सेबल है एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत, लेकिन डिडक्शंस नॉट अलाउड। और टाइप 3 क्या है, एग्जाम्प्ट नॉट टू इंक्लूड इन द इनकम। ये तो एग्जाम्प्ट है, अगर इनकम में नहीं शामिल किया तो एक्सपेंस पे अलाउड नहीं है। तो ये इसके नहीं, टाइप 1 में देखें, ये देखें लॉस है तो माइनस करोगे ना अपनी इनकम में से। टाइप 2 में पेंटिंग बेचोगे तो लॉस होगा, वो कहता है लॉस नहीं हम मानते, गेन होगा तो टैक्स दो, लॉस होगा तो कोई उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। आप शॉप में गए हो, एक गैलरी में जाके आपको एक पिक्चर पसंद आ गई, एक पेंटिंग पसंद आ गया, आपने 50 करोड़ की खरीद ली, बेचने जा रहे हो तो छानपुरे वाला कबाड़ खाने वाला कह रहा है 200 रुपये ले लो। अब आपने सारा लॉस दिखाना है, वो कहते हैं आपकी शौक हम क्यों देखें। हाँ, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की ली है, आपने किसी और एग्जीबिशन में उसको 500 करोड़ की बेच दी, तो 99 करोड़ जो आपको प्रॉफिट है इस पर टैक्स दो। लेकिन 100 करोड़ की खरीदी है
और 50 लाख के बेच रहे हो, तो अब ये जो लॉस है ये अलाउड नहीं है। आपके शौक हैं, आपको अपना टैक्स काम करें इस पर। नहीं जी, दिस इज अ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिक्वायरमेंट क्या है। कहता हूँ, विच गेन इज टैक्सेबल एंड लॉस इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी टाइप 1 एसेट्स। आपने बताना ऑन विच गेन इज टैक्सेबल एंड लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, टाइप 2 एसेट्स विच आर नॉट कैपिटल एसेट्स। इनमें से वो बताने जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। नंबर 1 बताइए जी। लॉस टैक्सेबल नहीं होता, लॉस डिडक्शन अलाउ होता है। टैक्सेबल मतलब लॉस होगा उसको टैक्स पे करोगे। ठीक है जी, तो इसको मैं टाइप 1 लिख दूं। इसका गेन भी टैक्सेबल और लॉस में की सूरत में डिडक्शन भी अलाउड है। एग्रीड। दूसरा बताइएगा, शेयर ऑफ एबीसी कंपनी, ये भी टाइप 1 है। इसका गेन टैक्सेबल नॉर्मल टैक्स रिजीम और इसका लॉस आएगा तो डिडक्शन अलाउड है किसी और गेन के तहत। पेंटिंग टाइप 2, इसमें क्या होता है जी, गेन तो टैक्सेबल है लेकिन डिडक्शन अलाउड नहीं है। कार ऑफ डॉटर, बेटी की गाड़ी है। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, नॉट कैपिटल एसेट, दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में से पर्सनल एसेट्स को निकाल दिया गया है कि पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। ज्वेलरी टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है जी, गेन टैक्सेबल, लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। शाबाश, बेड नॉट अ कैपिटल, नॉट अ कैपिटल एसेट, वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट, मशीनरी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मशीनरी बेची, नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों, इस पे डेप्रिसिएशन अलाउड थी। जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अलाउड होती है या अमोर्टाइजेशन अलाउड होती है वो कैपिटल एसेट नहीं है, नॉट अ कैपिटल एसेट। शाबाश। डाइनिंग टेबल सेट, खाने खाते थे, सास ने उठाए बेच दिए, वेरी गुड, नॉट अ कैपिटल एसेट, गुड बेटा। हाँ जी, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स टाइप 2, बताइए इस पे क्या होता है। टाइप 2 सर, इसका गेन टैक्सेबल लॉस टैक्सेबल नहीं है। वेरी गुड, इसका जो इनकम है वो गेन जो है वो टैक्सेबल है लेकिन लॉस डिडक्शन के तौर पे अलाउड नहीं है। शाबाश। शेयर ऑफ AXY कंपनी, प्राइवेट कंपनी, टाइप 1 में क्या होता है, NTR, गेन टैक्सेबल, लॉस हो तो डिडक्शन अलाउड। शाबाश। पर्सनल बाइक, नॉट अ कैपिटल, सेकंड टाइप नहीं है, नॉट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। ओके, पर्सनल बाइक है ना, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं। यस सर, वापस आते हैं। यस सर। अभी कौन सा हमने मिटा दिया, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन कल भी पढ़ी थी, आज भी रिवाइज की। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या नहीं है, ये देखिए जी, दिस इज कैपिटल एसेट। कहता है पर्सनल एसेट्स जो हैं, जो भी किसी भी फैमिली मेंबर ने, खुद पर्सन है या एनी मेंबर ऑफ द पर्सन फैमिली, डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, जो आपके डिपेंडेंट्स है वो आपके जो भी एसेट्स यूज कर रहे हैं, दो आर पर्सनल एसेट्स और वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो पर्सनल एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। एग्रीड, बोलो भाई। ओके, यस सर, एक्चुअली दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आप इसी तरह का सवाल है, रिक्वायरमेंट्स आर द सेम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यानी लैंड, बिल्डिंग और फ्लैट, तीन तरह की प्रॉपर्टीज हो जाता है इमूवेबल है। लैंड यानी प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यानी घर, लैंड एंड बिल्डिंग, और फ्लैट। कहता है गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, कहाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान में, बाय पर्सन इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज
सेपरेट ब्लॉक। लो जी, एक और कैपिटल एसेट आ गया सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। पहले हमने कौन सा देखा, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या उसके जो एसेट्स हैं पब्लिक कंपनी, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में चार्ज होगा। अब हमने देखा अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये कैपिटल एसेट्स, क्यों सर कैपिटल एसेट्स क्यों है? ऊपर हमने कहा था मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लॉ होती है वो कैपिटल एसेट नहीं है। यहाँ पे क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। तो तमाम प्रॉपर्टीज आर कैपिटल एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें शामिल है, लेकिन इसको सेपरेट रेट पे चार्ज करेंगे। इसके रेट्स क्या है? वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर आपने अभी खरीदा, खरीद के साथ ही बेच दिया, प्लॉट है, प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग है या फ्लैट है, 15% टैक्स पे करना है, कोई डिडक्शन लाओ नहीं। जो गेन हुआ सीधा सीधा 500 मिलियन की खरीदी और 600 मिलियन की बेच दी, 100 मिलियन का गेन हुआ, उस गेन के ऊपर सीधा सीधा 15% टैक्स, कोई अलाउंस नहीं है इस पर। एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो प्लॉट है तो 12.5%, घर है बिल्डिंग है तो 10%, फ्लैट है तो 7.5%। एक्सीडिंग 2 ईयर्स लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं है तो 10%, 7.5%। फ्लैट पे कहता है 0%, कहता है क्योंकि इसके बाद अब उसकी वैल्यू बढ़ना कम हो जाती है। 3 साल से ज़्यादा हो गए, 4 साल से कम है तो लैंड पे 7.5%, बिल्डिंग पे 5%। 4 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम, लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है तो 5%, बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ना कम हो जाती है तो लिहाजा टैक्स देना बंद। उसके बाद 2.5%। नॉट यहाँ पे ये सारा क्या, ये नो टैक्स नहीं पे करना। ये पेपर में आपको गिवन होता है तो याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे ज़माने में नहीं गिवन था, यू आर ब्लेस कि आपको सारे स्लैब दे देता। अब देखिएगा सवाल जी, कहता है कैलकुलेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अबव प्रॉपर्टीज। बल्कि इसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स ऑन गेन ऑन अबव प्रॉपर्टीज। ले जी बताइए जी, लैंड 1 जुलाई 2023 को खरीदी और 2024 में 28 फरवरी 2024 को बेच दी, 1000 की खरीदी, 1200 की बेच दी। बताएं जी गेन हुआ कि लॉस? गेन है या लॉस? गेन हो गया। ओके जी, हम देखते हैं सबसे पहले गेन और लॉस, फिर इसको करते देखते हैं ये रेट क्या अप्लाई होगा और साथ ही उसका टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जी बताइए जी, गेन कितना है? 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200 का गेन हो गया। रेट क्या अप्लाई होगा? रेट देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कितने अरसे में बेचेगी लैंड। एक तो लैंड है, कितने अरसे में बेचेगी? विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर लैंड, सीधा रेट क्या है? 15%। तो 15% इस पर अप्लाई कर दें। 15% तो बताइए क्या टैक्स बनेगा जी? 13 रुपये 30 30,000। ऊपर देखिए मैंने 1000 में राउंड ऑफ किया हुआ है। बिल्डिंग 1 सितंबर 2003 को खरीदी, 23 मार्च 2004 को बेच दी, 3000 की खरीदी, 3000 की बेची। गेन क्या हुआ है? 0। कोई गेन नहीं ना, आपको प्रोसीड मिला 3000 और बेची 3000 की, गेन कितना है? 0। रेट क्या अप्लाई होगा? फर्स्ट ईयर है, अभी 12 महीने नहीं हो गए, 15%, लेकिन टैक्स कोई नहीं क्योंकि गेन ही कोई नहीं। आगे चलें, फ्लैट जी बताइए जी, फ्लैट 1 अक्टूबर को खरीदा 2003 और बेचा कब है? 29 जून 2004। तो बताइए जी क्या उसको गेन हुआ? 2600 का खरीदा साहब ने एंड 2500 रुपये का बेच दिया, कितना गेन? 100। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? क्यों? विद इन 1 ईयर तो 15%। व्हाट इज द टैक्स? 15। नेक्स्ट देखिएगा जी, व्हाट्स द गेन? 2500 में बेचा, 2000 में खरीदा और गेन हुआ 500। कितना अर्सा अपने पास प्रॉपर्टी होल्ड की? 1 जुलाई से लेके 2002 से लेके 28 फरवरी 2004 तक, 1 साल से ज़्यादा? क्या 2 साल से भी ज़्यादा है? 2 साल से ज़्यादा नहीं है। 2 साल कब कंप्लीट होंगे? 30 जून 2000x3 पे 1 साल हुआ, 30 जून 2000x4 पे
2 साल हुए, क्या 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं? अभी तो डेट आई है 28 अप्रैल, जून पे जाके 28 फैब, जून पे जाके 2 साल होंगे, इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन 2 साल से कम। प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी इज अ फ्लैट, तो फ्लैट का रेट देखते हैं जी क्या रेट है जी? 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम 7.5%, तो 500 पे रेट अप्लाई होगा 7.5%। लैंड, ओके, तो लैंड पे रेट क्या अप्लाई होगा? 12.5%, तो 12.5%। सॉरी, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लैट। कब खरीदा? 1 जुलाई 2001 को खरीदा, राइट। अब 1 जुलाई 2001 को खरीदा है, तो पहला साल कब खत्म होगा इसका? 30 जून 2002 x2, उसके बाद x3, उसके बाद बेचा कब उसने? इसका मतलब है तीसरा, 2 साल हो चुके हैं तीसरे साल में, ठीक है जी, तीसरे साल में, तो 2 साल से ज़्यादा टाइम है, 3 साल से कम है, फ्लैट है। क्या गेन हुआ इसको? 1700 माइनस 1500 इज इक्वल टू 200 का गेन है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा फ्लैट को रखे हुए हो गए हैं, 3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो फ्लैट का रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ द फ्लैट इज 0%, कोई टैक्स नहीं पे करना, 0%, नो टैक्स। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्डिंग 1 जुलाई x0 को खरीदी, 1 जनवरी x4 को बेची, ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, कब खरीदी? साल ख़त्म होगा जी 30 जून 20x2, x2 ही होगा ना पहला साल इसका, x2 होगा जी, x2, 1 साल हो गया यहाँ पे। दूसरा, अच्छा 2020 में खरीदी है, तो ये हो जाएगा जी 2021 में पहला साल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा साल, तीसरा साल। बेची कब है? 1 जनवरी, यानी चौथे साल में बेची है, इस साल में भी है, ये ख़त्म नहीं हुआ, 3 साल से ज़्यादा अरसा, 4 साल से कम अरसा, तो क्या रेट अप्लाई होगा जी? बिल्डिंग है, 3 साल से ज़्यादा, 4 साल से कम 5%, एग्रीड। तो इसके ऊपर लगाएंगे 4000 माइनस 3500 इज इक्वल टू 500 का गेन है, रेट इज 5%, तो 25 इसके जी। लैंड खरीदी है 10 साल पहले, गेन कितना हुआ? 6000 की बेची, 1000 की खरीदी, 5000 इसकी गेन। 10 साल पहले खरीदी है लैंड, तो 6 साल से अगर ज़्यादा अरसा हो जाए तो 0%, तो इसके ऊपर 0% रेट अप्लाई होगा। टैक्स ग्रांट टोटल कर लें, टैक्स कितना पे करना है इस प्रॉपर्टी डीलर ने? $132.5, दिस इज द टैक्स पेएबल। अब देखिए हमने नॉर्मल टैक्स रेट नहीं अप्लाई की, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो ये आपका होमवर्क का सवाल है। इसका भी पढ़ लें, नहीं बस इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।